सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जहां पर आज 523 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और एक और ऑल टाइम हाई आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बनाया है, जो कि अब 71,400 से ज़ायद पॉइंट्स पर आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है। एक मौके पर मार्केट ने 71,861 का हाई भी बनाया था और बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है। चूँकि कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है, तो आने वाले दिनों में अभी उम्मीद की जा रही है कि 72,000 का इंडेक्स भी मार्केट अबूर करने में आने वाले दिनों में कामयाब हो जाएगी। अब आज किस तरह से कारोबार की सूरत हाल रही है, इस पर हम बात करेंगे। कफील अहमद, बोल न्यूज़ के रिपोर्टर। कफील, बताइएगा, आज मार्केट में एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और आज जो मार्केट में बहुत तेजी रही, इसकी क्या वजूहत सामने आई? देखिए, आज कारोबार जब जो है, अगर हम बात कर लें तो मार्केट में एक और जो है वो एक अच्छा दिन था मार्केट के लिहाज से। और अगर हम बात कर लें 71,861 का मार्केट ने जो है वो हाई बनाया है। और इख्तिताम पर अगर हम बात कर लें ओवरऑल तो 523 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और जो इंडेक्स है वो 71,433 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। मजमूई तौर पर अगर हम आज के पूरे दिन की बात कर लें, 30 अरब रुपए माली के तकरीबन 63 करोड़ शेयर्स हैं, उनका कारोबार रिकॉर्ड किया गया और दूसरे 16 कम्युनिकेशन में इजाफा, जबकि 138 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव था शुरू से आखिर तक अपनी मार्केट के अंदर, और जिस तरह इसका बाकी इसका अमल जो है वो जारी है और यकीनन वो पाकिस्तान के आइंदा आने वाला जो प्रोग्राम है उसके लिए खासा मजबूत होगा। और यही वजूहत है कि मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट का खासा पॉजिटिव रहा है और सरमायाकारों का खासा एतमाद जो है वो बहाल रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लें आज के दिन के हवाले से एक और जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, अरबाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो एलएससी के साथ माहौलियात, समाजियात और गवर्नेंस पर जो है वो की मफाहमती यादाश्त पर एक दस्तखत किए गए, जिसके तहत मुआहदे के तहत दोनों इदारे एसएसडीसी और डाटा टूल्स का एक मजमूआ जो है वो तैयार कीजिए जो है वो काम किया जाएगा। इसके हवाले से अगर हम बात कर लें तो डाटा को PSX की जो लिस्टेड कंपनियां हैं एसईजीसी डाटा रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक अहम डेवलपमेंट है और यकीनन जो मार्केट में आने वाले दिनों के लिए खासा अच्छा और मजबूत जो है वो साबित होंगी। और कफील ये बताएगा, इस मुआहदे के जरिए बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी आ सकेगी, उसकी भी राह हमवार हो सकेगी? जी, यकीनन ये एक अच्छा और मजबूत पेशरफ्त है। यकीन आइंदा आने वाले दिनों के जिस तरह मार्केट का इंडेक्स जो है वो मजीद बढ़ेगा, तो आने वाले जो बैरूनी सरमायाकारी है वो जो है वो मार्केट में आएगी और मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें मजीद इजाफा जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद थे और बता रहे थे कि आज मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया है। कुछ दीगर भी बड़ी अहम खबरें अब सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने अब के इलेक्ट्रिक के शेयर्स खरीदने की जो बोली थी उसको वापस ले लिया है। 66.4% ये इंतजामी शेयर्स के खरीदने में दिलचस्पी थी शंघाई इलेक्ट्रिक की, और ये जो बोली इस बार वापस ली गई है ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता साल 2023 में जून के महीने में भी इस बोली को वापस लिया गया था। उसकी वजह ये थी कि लेन देन के मामलात में ताख़ीर हो रही थी, कुछ रेगुलेटरीज थी, कुछ मंजूरियां थी जो कि इस पूरी डील की राह में रुकावट थी। और अब एक बार फिर आज ये ऐलान किया गया है कि अब शंघाई इलेक्ट्रिक इस डील में मजीद दिलचस्पी नहीं रखती है और इस बोली को वापस लिया गया है। तो ये क्यों ये मंजूरियां आड़े आ जाती हैं और क्यों रुकावटें पैदा हो जाती हैं, और इस डील के ख़त्म होने के बाद, शंघाई इलेक्ट्रिक की दिलचस्पी ख़त्म होने के बाद अब के इलेक्ट्रिक का मुस्तकबिल क्या होगा? जो कराची की आवाम है वो पहले ही बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान है, सस्ती बिजली का वो हसूल चाहते हैं। अगर ये बैरूनी सरमायाकारी इसमें नहीं आती तो फिर किस तरह से के इलेक्ट्रिक को आगे चलकर चलाया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हैं, चेयरमैन है के ट्रेड के, हमारे माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये पिछले साल भी हमने देखा था, एक बार ये डील खत्म हो गई थी और शंघाई इलेक्ट्रिक ने अपनी बोली वापस ले ली थी। फिर 21 जुलाई 2023 को उन्होंने दोबारा से वो बोली की ऑफर दे दी थी। अब एक बार फिर, अब ये कोई 7-8 साल हो चुके हैं कि लेन देन का जो ताख़ीर है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप, कैसी खबर है आपके लिए? आप सही कह रहे हैं कि ये जो डील है ये अब 8 साल से ऊपर हो गए और अभी तक क्लोज नहीं हुई। पाकिस्तान के लिए ये ट्रांजैक्शन बड़ा ज़रूरी है। एक वजह आपने बोली कि कराची इलेक्ट्रिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कराची के अवाम को बिजली प्रोवाइड करने का, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की बड़ी ज़रूरत है। मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए फ्लैगशिप ट्रांजैक्शन है और सीपेक की सक्सेस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये ट्रांजैक्शन हो। तो पाकिस्तान के लिए मल्टीपल रीजन है इस ट्रांजैक्शन को कि ज़रूरत है कि ये ट्रांजैक्शन जल्द से जल्द क्लोज हो, और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि अभी तक ये नहीं हुआ। मगर जो आज की न्यूज़ है, जिस तरह आपने बोला कि ये टेक्निकल एक वजह से भी हो सकती है कि जब वो ट्रांजैक्शन का सर्टेन टाइम गुजर जाता है तो फिर वो विड्रॉ करते हैं और फिर दोबारा अपना इंटेंशन दोबारा से अप्लाई करते हैं।
तो ये ना सिर्फ पिछले साल हुआ, जबकि उससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी ये होता रहा है कि उनका ट्रांजैक्शन को विड्रॉ करते हैं और फिर दोबारा वो सबमिट करते हैं। मगर जो बुनियादी तौर पे एक बहुत नेगेटिव बात है कि 8 साल से एक ट्रांजैक्शन, जो कि पाकिस्तान को जिस ट्रांजैक्शन की बड़ी ज़रूरत है, वो क्लोज नहीं हो सका। अली फरीद साहब, ये बताइएगा कि अब इससे के इलेक्ट्रिक का फ्यूचर क्या होगा? क्या के इलेक्ट्रिक जिस तरह अभी चल रहा है बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा? 66% शेयर्स हासिल करने की कोशिश थी शंघाई इलेक्ट्रिक की, ये अगर पीछे हट जाती है तो क्या किसी और कंपनी को अप्रोच किया जाएगा? जैसे हमने पहले बोला कि मेरे ख्याल में तो शंघाई इलेक्ट्रिक दोबारा अपनी बिड देंगे, जिस तरह उन्होंने पहले भी माजी में भी विड्रॉ करने के बाद एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद फिर उन्होंने दोबारा सबमिट कराई। आपको शायद मालूम हो कि पिछले हफ्ते ही शंघाई इलेक्ट्रिक की टीम पाकिस्तान आई थी और उन्होंने SIFC से मुलाकात भी की थी। जमील साहब जो SIFC के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने उसके बारे में ट्वीट भी किया था। मेरे ख्याल में तो अभी भी मैं होपफुल हूँ कि शंघाई इलेक्ट्रिक ही इस ट्रांजैक्शन को लेंगी, क्योंकि आपको जैसा हम देखा होगा कि चाइनीज जो है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। मगर आई थिंक दिस डील इज अ लिटमस टेस्ट स्पेशली फॉर द सक्सेस ऑफ SIFC। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज भी दोबारा रिपीट किया है कि CPEC फेज 2 पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है, और ये डील एक लैंडमार्क ट्रांजैक्शन है और एक फ्लैग CPEC की सक्सेस के लिए इससे बड़ी कंपनी पावर सेक्टर में नहीं हो सकती। तो बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस ट्रांजैक्शन को जल्द से जल्द क्लोज करवाए और फैसिलिटेट कराए। और अली फरीद साहब, इस ट्रांजैक्शन में ज़ाहिर है जो मेन रुकावट आ रही है वो रेगुलेटरी और अप्रूवल्स की है। ये टेक्निकल साइड पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि पिछले साल भी यही वजह बनी थी इनकी बिड वापस लेने की, और इस साल भी वजह यही है कि वो रेगुलेटरीज दरमियान में आ जाती हैं, अप्रूवल्स नहीं हो पाते टाइमली, और फिर कंपनीज पीछे हट जाती हैं। जी, ये ट्रांजैक्शन तो बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुका है। इसकी वजह से तो अब राज कैपिटल जैसा बहुत बड़ा फंड जो है वो बंद हो गया, इसके ऊपर बुक्स लिखी गई है, अब एक मूवी भी बन रही है उसके फेलियर पर। तो ये तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया। मगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसका अनफॉर्चुनेट डिले और की वजह जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ही लगते हैं। अब वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या एक नाइविटी और एक स्लो प्रोसेस की वजह से हुए हैं। ये अगले 2 रोज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाक ईरान ताल्लुकात के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईरानी सदर अगले 2 रोज़ पाकिस्तान में मौजूद होंगे, और इस अज़म का यादा ईरानी सदर ने किया है कि पाक ईरान तिजारती जो ताल्लुकात हैं या जो हजम है इसका, उसको $10 अरब तक ले जाना वो चाहते हैं। अब दोनों ममालिक के दरमियान ये देरीना तिजारती ताल्लुकात हैं, कितनी अहमियत के हामिल हैं? अगले 2 रोज़ में कितने बड़े फैसले पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए हो सकते हैं? अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अली फरीद साहब, ये ईरानी सदर का दौरा इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है? कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहां पर कोई मुआहदात हो सकते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी बढ़ सकती है इस दौरे के नतीजे में? जी, पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि अपने वो हमसायों के साथ ट्रेड करे। दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सबसे पहले ट्रेड जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी रही है कि हम भारत के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते, अफगानिस्तान के साथ भी कोई फॉर्मल ट्रेड नहीं है, चाइना के साथ बॉर्डर बहुत छोटा है, और ईरान के साथ हमारी ट्रेड जो है वो US सैंक्शंस की वजह से वो भी बड़ी लिमिटेड रही है। तो पोटेंशियल हमारा, अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं आपके शो में भी कि पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है और डॉलर्स ट्रेड से ही आते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान के साथ ट्रेड करें। इसका हम सबको पता है कि जो मेन क्रिटिकल हिंड्रेंस है वो पॉलिटिकल प्रेशर है US का उनके ईरान के रिलेशनशिप की वजह से। हम उसको कितना डील कर सकते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। मगर ओपनिंग अप ये प्रेशर तो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो ईरान इसराइल कशीदगी है उसमें जाहिर है अभी एक खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, नई सैंक्शंस यूरोप और अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद की गई हैं। तो उस तनाजुर में फिर इस दौरे से हमें क्या कुछ हासिल हो सकता है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड डील हम ईरान के साथ जिसके बारे में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं वो गैस पाइपलाइन है, जिसके ऊपर हमें पता है कि US ने अभी तक कोई पॉजिटिव इनफैक्ट नेगेटिव ही ओपिनियन दिया है। तो और आई एम श्योर कि इस विजिट में भी वही मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी आसान सिचुएशन नहीं है, और क्योंकि हमें IMF का प्रोग्राम भी चाहिए, उसके लिए हमें US की सपोर्ट भी चाहिए। सो आई डोंट नो कि
कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी ये मीटिंग्स, मगर पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। और रिफा साहब, ये गैस प्रोजेक्ट जो है ये पहले ही 10 साल ऑलरेडी डिले हो चुका है। अब अगर ये तकमील के मरहले में जाता भी है, इससे पाकिस्तान को गैस की फराहमी शुरू भी होती है, तो कितनी गैस पाकिस्तान इससे हासिल कर सकता है? जो इस वक्त पाकिस्तान में गैस प्राइसेस हैं, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट ये डाल सकेगी ईरान से जो सस्ती गैस पाकिस्तान हासिल कर सकेगा? जी, पाकिस्तान के एनर्जी नीड्स के लिए और पाकिस्तान के एनर्जी सिचुएशन के लिए बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपने शोज में महंगाई के बारे में बहुत दफ़ा तस्करा करते हैं, आवाम को उसका महंगाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, महंगाई से इफेक्ट होता है। और महंगाई की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो डॉलर्स में होती है। डॉलर जब ऊपर जाता है, रुपये जब नीचे जाता है, तो हमारे लिए ऑयल इंपोर्ट करना, गैस इंपोर्ट करना महंगा पड़ जाता है। वही महंगाई हम आगे पास ऑन कर देते हैं लोगों पे, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा के, एनर्जी प्राइसेस बढ़ाकर। तो पाकिस्तान के लिए तो एनर्जी सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना, एनर्जी प्राइसेस को स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये गैस पाइपलाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 10 साल मुराद पॉलिसी देने के लिए उनकी पॉलिसी तैयार कर ली गई है। SIFC के थ्रू ये सब कुछ होने जा रहा है, जो कि अब सोलर पैनल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो दे रही है। और एक ऐसी पॉलिसी तैयार की गई है कि इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की जा सके, ताकि सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो मज़ीद नीचे आ सके। मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स छूट और ड्यूटीज़ पर भी छूट दी जाएगी। इस सिलसिले में एक जो पॉलिसी बनाई गई है, अब जो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस सिलसिले में क्या सोच रखते हैं, इस पर हम गुफ्तगू। शेर साहब फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिंथेसिस एनर्जी सोलर सोल्यूशंस के। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। SIFC जिस तरह इस वक्त इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, उससे आने वाले दिनों में इस सोलर इंडस्ट्री के लिए खासतौर पर जो सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। सोलर पैनल का काफी जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस पे जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी खत्म की गई है। उसकी वजह से काफी लोगों की अफोर्डेबल रेंज में आगे आएगी और मजीद भी इसमें मराहत होंगी, क्योंकि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है, उस एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए सोलर इज सर्वाइवल, जिसमें आपकी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल सारा सेटअप है, वो सब इस पर स्विच हो जाने चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पावर टैरिफ डायरेक्टली जो है ना वो डिक्टेट किए जाते हैं IMF वगैरह से, बिकॉज वो उनके लिए रिकवरी का एक वाहिद PD जरिया है। तो इसी वजह से पावर टैरिफ, अभी क्योंकि गर्मियां भी आ गई हैं तो पावर टैरिफ मजीद बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो है ना लोग काफी जॉब दर जॉब जो है वो पैनल अभी सोलर जो है ना सोलराइज कर रहे हैं अपने पूरे सेटअप को, चाहे उनका घर हो, चाहे उनकी दुकान हो और या उनकी कोई इंडस्ट्री हो। तो इससे उनकी वायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और प्राइस कॉम्पिटिटिव भी हो जाएंगे और उनकी जो है ना वो एनर्जी एफिशिएंट भी हो जाएगा। और सज्जाद साहब, अभी जो टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म किया गया है, तो उससे कीमत में अभी कितना फर्क पड़ा है पिछले 2-3 सालों की निस्बत? 2-3 सालों की निस्बत जो है तकरीबन ये 100% डिक्लाइन है प्राइस में। जी, और सज्जाद साहब जी सज्जाद साहब ये बताएगा कि अब ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर इसकी शुरू की जाती है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी? उसके लिए किसी बैरूनी सरमायाकार की जरूरत पड़ेगी या लोकल लेवल पर भी इसको शुरू किया जा सकता है? मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में जितनी प्री रिक्विजिट है इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो अगर उससे जरा सी तवज्जो यहाँ पर मरबूत की जाए तो इससे जो है ना बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम फिर अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और हम अपनी ही जो है ऑटोमेटेड जो है ना हम प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ तक कि और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान, उन्होंने सोलर की अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक इनोवेटिव एज रखता है और हमारा जो टेक्सटाइल एवेन्यू जो कि हमें जो है सारा रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर उस टेक्सटाइल एवेन्यू का एक सेक्टर सिर्फ और सिर्फ पावर प्रोडक्शन पे लग जाए तो हम बहुत ज्यादा जो है ना एफिशिएंट हो सकते हैं, हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह से हमें फॉरेन रिजर्व हमारा वापस बाहर नहीं जाएगा, उससे हमारी इकोनॉमी में भी काफी फर्क पड़ेगा। तो सज्जाद साहब, लोकल मैन्युफैक्चरिंग अगर इसकी शुरू होती है तो फिर क्या एक मिडिल क्लास शख्स या एक आम आदमी जो है उसकी रेंज में फिर ये सोलर पैनल्स आ जाएंगे? क्योंकि महंगी बिजली का जो असल बोझ है वो तो एक आम आदमी पर ही है। बिल्कुल जी, आम आदमी पर भी है और अब तो जो है अमीर लोग ज्यादा कंसर्न्ड है, वो
वो भी उन पर है। आम आदमी का जितना इनका जो लोड है वो सारा का सारा वो कन्वर्ट हो जाएगा। बिजली जो है आम आदमी से लेकर के अमीर सबके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगी। लेकिन सज्जाद साहब, ये इसकी मेंटेनेंस पर कितनी कॉस्ट आती है, माहाना या सालाना? चूंकि बहुत सारे शोबों में कुछ हिडन प्राइसेस भी होते हैं जो कि उस वक्त नहीं बताए जाते जब आप कोई ऐसी इंस्टॉल करवा रहे होते हैं कोई इस तरह की चीज़। तो यहाँ पर भी कोई हिडन चार्जेस या इस तरह की कोई चीज़ है जो कि जिसको माहाना मेंटेनेंस की ज़रूरत हो? नेग्लिजिबल कॉस्ट है मेंटेनेंस की, क्योंकि इसकी द ओनली मेंटेनेंस दैट यू हैव टू डू इज इसकी सफाई। क्योंकि जो सोलर पैनल की जो लाइफ है वो पूरी लाइफ टाइम है। मिसाल के तौर पर मिनिमम उनकी परफॉर्मेंस वारंटी 25 ईयर्स है अच्छे ब्रांड की सोलर पैनल प्रोड्यूसर्स की। तो ना 25 साल का मतलब है कि एक पूरी जिंदगी, एक लाइफ टाइम। तो और उसके ज्यादा एक्सटेंडेबल है वो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी सफाई वफाई बाकायदा तौर पर होती रहे, क्योंकि हमारे मुल्क में जरा डस्ट और ह्यूमिडिटी का काफी मसला है, तो उसको अगर आप मेंटेन करें तो उसमें लाइफ टाइम इसकी परफॉर्मेंस। सही। और फिर अब ये बताइए कि SIFC का जो इसमें किरदार है, बहुत सारे ऐसे एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुए जिसमें इससे मुतालिक बड़ा संजीदगी दिखाई गई SIFC के प्लेटफॉर्म पर। तो उस किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? वो बड़ा अप्रिशिएबल है, उसको जो है मजीद वो करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस तरफ से इसमें और मजीद मराहत देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इस तरफ उन लोगों की काफी जो है तवज्जो है और हमें भी आई थिंक इट्स द राइट टाइम। बहुत शुक्रिया सज्जाद शेर साहब, फाउंडर सिंथेसिस एनर्जी सोलर सॉल्यूशंस, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।